हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 25 लेके आए हैं। और ये सेट किस चीज़ के लिए चल रहा है? तो आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन गेट 3 और ग्रुप डी के लिए चल रहा है। हमारा रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए ये चल रहा है, ठीक है। और सिर्फ ये सेट क्या है, तो समान विज्ञान का चल रहा है, जो प्रीवियस सेट क्वेश्चन से लिए गए हैं सब, ठीक है। तो इसमें आपकी योगदान होना चाहिए कि आप कितना बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना जरूर जांचें कि आप कितना बना पा रहे हैं। अगर आपका 20-25 से पहुंच जा रही है बनाने का लक्ष्य, तो समझिए कि आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग अपने अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा जरूर, ठीक है। उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहा जाता है। माने स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। क्या हो जाएगा? जड़त्व। जड़त्व हम लोग जानते हैं कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, ठीक है ना। तो कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। तो ये किसका है? तो न्यूटन के प्रथम नियम पर भी आधारित है, ठीक है। जड़त्व का नियम किस पे है? तो न्यूटन के प्रथम नियम पे भी आधारित होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले पास की ओर। तो अगला पास क्या करा कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, ठीक है, ताकि रिक्त स्थान का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद कर सके। मतलब किस चीज का जड़त्व है जो उसे लंबी छलांग लेने में मदद कर सकता है, ठीक है। तो आराम 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 को जो है नहीं होगा, तो ऐसी बकवास है। बी कह रहा है कि दिशा, दिशा से कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर कह रहा है आकार, आकार से क्या लेना देना है? आकार से भी कोई लेना देना नहीं है। गति का कारण क्या होता है? तो दौड़ता है तो गति की अवस्था में रहता है, इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, गति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो जो जड़त्व को लंबी छलांग लेने के लिए किस चीज का जड़त्व कम करेगा? तो गति का जड़त्व कम करेगा, ठीक है। किसका जड़त्व कम करेगा? तो गति का जड़त्व कम करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? समापन रेखा के पार कर लिया उसके बाद भी वो धावक क्या करता है कि वो भागना जारी रखता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होना चाहिए क्या? जड़त्व। जड़त्व के अनुसार क्या है दिया हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण है। तो घर्षण नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो आगे कह रहा है बी नंबर, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। तो हाँ, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गति की जो जड़ता है, जो गति में रहने की अवस्था है, वो गति में ही रहना चाहता है, ठीक है। जड़ता का नियम क्या है कि गति जो हो रहा है वो गति में ही रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन बाहरी बल लगने के कारण वो क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। इसलिए वो जड़ा तो कम करता रहता है और बाहरी बल लगते रहता है, जिस कारण वो धीरे धीरे रुकता है, ठीक है। क्या होता है? दौड़ते दौड़ते वो धीरे धीरे रुक जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या कर रहा है कि अगला पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान सबसे अधिक होता है? मतलब सबसे अधिक, अधिकतम मतलब क्या होता है? सबसे अधिक। तो पहला ऑप्शन क्या करा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक ही आकार के रबड़ बॉल और पत्थर के बीच। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि स्कूटर और बस के बीच। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के बीच। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रेलगाड़ी या हवाई जहाज के बीच। तो इसका आपको आंसर याद होना चाहिए। तो सबसे सिंपल हो जाएगा, इसे देख के ही पता लगा जा सकता है कि इसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए कहा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग रेल रेल को देखते हैं तो रेल क्या होता है कि रुकने में उसे बहुत समय लग जाता है, ठीक है। वो अगर प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसे रुकने में क्या होता है? बहुत समय लगता है। तो जड़त्व के कारण उसको रुकने में समय लगता है, ठीक है। हवाई जहाज को देखिएगा तो रनवे पर जब उतारता है तो लंबी दूरी थोड़ा सा चलने के बाद वो रुकता है, ठीक है। क्या होता है? तुरंत नहीं रुकता है, वो थोड़ा दूर चलने के बाद रुकता है, इसलिए उसमें जड़त्व का मान अधिक होता है, ठीक है। इसके कारण वो चलने के बाद रुकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? हम लोग को कुल बल निकालना है, ठीक है। तो कुल बल कितना होगा से निकालना है। तो कुल बल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग याद रखना चाहिए। तो परिणामी बल बराबर, ठीक है। तो परिणामी बल बराबर एक फॉर्मूला होता है। तो परिणामी बल बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है? एफ बराबर अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा? F1 यहाँ लगा देते हैं क्या? F1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस F2 का स्क्वायर
प्लस 2 × F1 × F2 इंटू कोस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाई पड़ा होगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर इंटू 2 × F1 प्लस F1 इंटू M2। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? तो F बराबर हम लोग को पता लग गया क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और इंटू कोस थीटा। ठीक है, और थीटा का मान हम लोग को बैठाना था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दो बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा से क्या करा है, एक ही वस्तु पर एक ही दिशा से। ठीक है, तो एक ही वस्तु पर जब एक ही दिशा से कर रहा है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक ही दिशा से कर रहा है तो क्या होगा, थीटा का मान हो जाएगा जीरो। तो हम लोग कोस थीटा में अगर बैठाते हैं, कोस थीटा का मान अगर बैठाते हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तक, कोई 0 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अगर एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग को निकल जाएगा क्या, तो एफ बराबर F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में। ठीक है, तो ये अंडर रूट रहेगा तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, F बराबर F1 प्लस F2। तो इसको क्या हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए इसमें। तो दो बल दिया हुआ, क्या कौन कौन बल दिया हुआ है, तो एक दिया है 10 न्यूटन, एक दिया है 5 न्यूटन। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 15 न्यूटन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल रिक्त स्थान के समान होता है। तो जो वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उठाने के लिए, तो वो कितना होता है, किसके बराबर होता है, वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते थे कि न्यूटन के तृतीय नियम जो है, ठीक है, न्यूटन का गति का जो तृतीय नियम है, तीसरा नियम क्या करा, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया के बराबर क्या होता है, तो प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, क्रिया के प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक वस्तु को m द्रव्यमान का जो वस्तु है उसको जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होता है। ठीक है, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, मतलब वस्तु का जितना वजन होगा उतना ही बल लगेगा। ठीक है, वस्तु के वजन के अनुसार क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। ठीक है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तब देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल को F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो विपरीत दिशा में हम लोग को पता है कि कितना हो जाता है, तो 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, कितना का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जरा तो नहीं मार दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑलरेडी क्या, बल। ठीक है, ये क्या है, तो बल का परिभाषा है। किसका है, तो बल का परिभाषा है। ठीक है, चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व संवेग बल वेग। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बल। क्या हो जाएगा, बल। बल जो है कभी अकेला नहीं होता। ठीक है, बल जो है कभी अकेला नहीं होता। क्यों नहीं होता है, जैसे में एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है, कुछ वो एक वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर ही बल लगाया जाता है, अर्थात मैंने समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल मैंने F बराबर एम ए लगाता है। क्या लगाता है, F बराबर एम ए लगाता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल क्या लगा, F बराबर एम ए। तो बल जो है एक दूसरे को लगाता है, बल जगह ये मैंने एक वस्तु को ढकेला गया तो बल लगाया गया, कोई वस्तु रखा गया तो वो वस्तु किसी चीज को नीचे की ओर ढकेल रहा है, तो मतलब क्या होगा, वो अकेले नहीं रहता है। ठीक है, वो दो रहेगा ही। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है
निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, बी का रहा कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, सी का रहा एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, या फिर डी का रहा एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ठीक है, यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहता है? संतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। मतलब संतुलित बल के प्रभाव में क्या होता है? तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो संतुलित बल किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल गया और इसका आंसर भी पता लग गया। तो चलिए हम लोग प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बॉयल का नियम। ठीक है, तो बॉयल का नियम कहता क्या है? तो बॉयल का नियम कहता है कि नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बॉयल का नियम क्या कहता है कि निश्चित निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो निश्चित दाब पर, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो पी बराबर के बटे भी। ठीक है, तो के जो होगा इसका क्या हो जाएगा? तो कांस्टेंट हो जाएगा। के जो होगा कुछ हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्ट ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और पी जो हो गया ये क्या हो जाएगा? प्रेशर माने दाब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दाब। और ये क्या हो जाएगा? आयतन। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? पी बराबर के बटे भी। ठीक है, ये भी है। ठीक है, इसको आप लोग के ना समझ दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? भी। इसको क्या कहते हैं? आयतन। ठीक है, देखो क्या कहते हैं? आयतन। तो दाब क्या था? अगर यहाँ देखिएगा तो दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? आयतन क्या होगा? घटेगा। ठीक है, दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा? घटेगा। बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का निश्चित मात्रा में दाब में वृद्धि करने पर उसके आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। दाब में वृद्धि करने पर आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एन आर टी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? ठीक है, जो पीवी बराबर एन और टी की जो है वो किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करा कि एक परमाणविक गैस, या बी का रहा है द्विपरमाणुक गैस, या सी का रहा है आदर्श गैस, या डी का रहा है वास्तविक गैस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आदर्श गैस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आदर्श गैस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आदर्श गैस हो जाएगा। अच्छा, आदर्श गैस जो होता है ये क्या होता है? तो ये एक काल्पनिक गैस है। क्या है? आदर्श गैस जो है एक काल्पनिक गैस है। ठीक है, तो ये आदर्श गैस जो बना है पीछे तब बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगार्डो का नियम के संयोजन से बना हुआ है। ठीक है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगार्डो का नियम के संयोजन से बना हुआ है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या है? तो एक काल्पनिक गैस है। ठीक है, ये क्या है? काल्पनिक गैस है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नियम है जो गैस से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर एक आ रहा है कि बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम तो हम लोग जानते थे कि होता है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, एवोगार्डो का नियम ये भी होगा। ठीक है, और जूल का नियम, चार्ल्स का नियम भी होता है। ठीक है, लेकिन ये जूल का नियम जो है ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जूल का नियम जो है वो गैस से संबंधित नहीं है। जूल का नियम क्या है? तो गैस से संबंधित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन विसरित नहीं होता? निम्न में से कौन विसरित नहीं होता? ठीक है, तो निम्न में से कौन विषित नहीं होता इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है कि अगरबत्ती का धुआं, फिर बी का रहा है इत्र की वाष्प, सी का रहा है धुआं, या डी का रहा है मेथी पाउडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेथी पाउडर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेथी पाउडर। मेथी पाउडर विषित नहीं होता। देखिए अगरबत्ती का धुआं जलाता है जो बाहर फैलता है। ठीक है, जो धुआं नॉर्मल होता है वही फैलता है। इत्र का वाष्प, इत्र जो है बहुत फैलता है, इसलिए हम लोग को सुगंधित बाहर अगल बगल दिखा देता है। लेकिन मेथी का पाउडर जो होता है वो फैलता नहीं है। ठीक है, क्या होता है? वो एक जगह पर स्थिर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक जगह पर स्थिर होता है।
अच्छा, विसरण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो विसरण का जो नियम था वो किसके द्वारा दिया गया था? विसरण का नियम दिया था जो, तो किसके द्वारा दिया था? 1883 ईस्वी में। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्राहम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया था? तो ग्राहम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो ग्राहम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो 1883 ईस्वी में ग्राहम के द्वारा विसरण का नियम दिया गया था। गैसों का विसरण केस क्या है? तो गैसों का विसरण का नियम दिया गया था ग्राहम के द्वारा 1883 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है? ठीक है, सुवाह बनाता है। ठीक है, गैसों का कौन सा नियम है जो इन्हें सुवाह बनाता है? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि सुबह सुबह आपको पता है कि सुबह किसको कहते हैं? तो सुबह कहते हैं आसानी से बहने वाला। ठीक, क्या होता है? आसानी से बहने वाला। ठीक है, सुबह किसको कहता है? तो आसानी से बहने वाला को कहा जाता है। तो गैस का कौन सा ऐसा गुण है जो सुबह बनाता है? ठीक है, तो उसको कौन सा ऐसा गुण है? तो विसरण, आकार, आयतन या संपीड़ता। तो गैसों का कौन सा गुण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ता। संपीड़ता जो है संपीड़ता बहुत अधिक होता है जिसके कारण सुबह बना रहता है। ठीक है, संपीड़ता क्या होता है? इसको में गैसों में संपीड़ता क्या होता है? बहुत अधिक रहता है जिसके कारण ये क्या होता है? सुबह बना रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही नहीं है। ठीक है, हम लोग को क्या चुना है कि नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। गैसों का विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करता है। चलिए तो अगले पास पे चलते हैं। तो अगला पास क्या कह रहा है? अगला पास कह रहा है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तो कोबाल्ट प्लस H2 पर। कैसे होगा? तो कोबाल्ट प्लस H2 पर, CO प्लस H2 पर। क्या था? CO प्लस H2 पर निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लोग गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती, इसका आंसर कैसे होगा? तो हम लोग पहले देखे थे बॉयल के नियम का आंसर क्या था? तो P बराबर K। तो अगर गैस की मात्रा निकालना है तो गैस की मात्रा मैंने प्रेशर बराबर K बट्टे V। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गैस की मात्रा मतलब आयतन होना चाहिए। ठीक है, तो P बट्टे V नहीं, इसको में हम लोग को निकालना क्या है? तो इसमें हम लोग निकालेंगे V बराबर K बट्टे P। ठीक है, तो गैस की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो दाब पर निर्भर करती है। किस पर? तो दाब पर निर्भर करता है। गैस की मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? तब दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस की मात्रा जो होता है आयतन होता है वो किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आइडियल गैस का, मैं आइडियल मैंने आदर्श गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन एवं 2 एटोमोस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिणाम मैंने वॉल्यूम प्राप्त करता है तो उसका आणविक भार क्या होगा? ठीक है, तो इसका आणविक भार हम लोग को निकालना है। तो चलिए तो हम लोग इसको इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है? आदर्श गैस का फार्मूला आपको पता होगा तो क्या होगा? आदर्श गैस का फार्मूला क्या होता था? पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है एन बराबर क्या हो जाएगा? तो पी वी आर टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पी वी बटे आर टी। तो हम लोग को जानना है निकाल का पी पी प्रेशर कहाँ दिया हुआ है? तो प्रेशर आपको दिया हुआ कितना? 2 एंटामोस्फेरिक। ठीक है, तो 2 लिखेंगे। गुणा में भी का मान कहाँ दिया हुआ है? तो भी का मान दिया है कितना? तो 5.6 मीटर क्यूब। 5.6 मीटर क्यूब। तो मीटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, मीटर लिखने का जरूरत नहीं है। बट्टा में आर। आर को क्या कहते हैं? तो आर जो होता है वो क्या होता है? आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। तो आइडियल गैस कांस्टेंट जो होता है तो आर का मान कितना होता है? तो पहले से आर का मान होता है 8.3। ठीक है, कितना होता है? 8.314। 8.314 जूल मोल, सॉरी जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन था इसका। ठीक है, तो यहाँ पर बैठा देंगे 8.3, लगभग 8.3। गुना में क्या हो जाएगा? गुना में हम लोग करेंगे किसका? तो टी बोना है। टी बराबर कहाँ दिया हुआ है हम लोग को?
तो टी बराबर दिया केल्विन में, तापमान कितना है तो 54.6 केल्विन। तो यहाँ पर क्या आएगा, 54.6 केल्विन, 6 केल्विन। ठीक है, अगर इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग आएगा इसका आंसर आपको 15.9। तो लगभग कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 15.9 आएगा तो लगभग इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। पहला कह रहा है प्लूटोनियम, दूसरा कह रहा है टाइटेनियम, या तीसरा कह रहा है यूरेनियम, या चौथा कह रहा है थोरियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम एक कुछ है तो सॉरी लोहे जैसा धातु होता है। ठीक है, क्या होता है ये, टाइटेनियम जो होता है लोहे जैसा धातु होता है। ठीक है, क्या होता है, धातु। और जो बाकी जो है प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम, ये क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, ये तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम जो है वो क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, तो चलिए अगले पास चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास करा है 21 नंबर, एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दो। ठीक है, एक समान मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो दो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगर देखें यहाँ तक क्या होता है कि मेल में अगर जाएंगे तो मेल में हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, और अगर फीमेल में जाएंगे तो क्या होगा, एक्स। ठीक है, क्या होता है, एक्स एक्स। तो बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है, तो मेल पर निर्भर करता है। क्यों, मेल पर। अगर एक्स रहेगा तो एक्स क्या, एक्स एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, फीमेल। ठीक है, और एक सौ वाई मिलकर क्या बन जाएगा, मेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक सौ वाई मिलकर मेल बन जाएगा। तो बच्चों का लिंग किस पर निर्धारित होता है, तो पुरुष पे निर्धारित होता है। किस पे, तो पुरुष पे निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए अगले पास के चलते हैं। तो अगला पास क्या करा कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है ऑप्शन नंबर ए, पाइशम सटाइवम। क्या होता है, पाइशम सटाइवम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले पास के चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास करा कि निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के जन्म के कारक होते हैं। कौन सा गुणसूत्र है जिसमें लड़की के जन्म के कारक होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो हमने थोड़ा देर पहले ही बताया कि लड़की के जन्म के लिए कौन होता है, तो एक्स एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्स एक्स। लड़के के जन्म के लिए क्या होता है, तो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, कौन सा होता था, एक्स एक्स गुणसूत्र। और लड़का का जन्म कहें तो क्या होगा, था एक्स वाई होगा। क्या होगा, एक्स वाई होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि कौन नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पृथक्करण का सिद्धांत, बी कह रहा है प्रभुत्व का सिद्धांत, सी कह रहा है स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, और डी कह रहा है बायोपिक्स का सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोपिक्स का सिद्धांत। ठीक है, मेंडल के वंशानुगत के नियम के अनुसार अनुवांशिकता के नियम कहते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल ने यह प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, क्या प्रयोग, तो कौन सा प्रयोग, मटर के पौधे पर किया था, जिसमें कहा था पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्रता वर्गीकरण का सिद्धांत आता है, लेकिन बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता, बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। चलिए अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास कह रहा है कि जीव को अधिक दूर से संबंधित सॉरी जीव जो अधिक दूर से संबंधित दूर के संबंधी है, उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। ठीक है, जीव जो अधिक दूर से संबंधित हैं, उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आणविक जाति वृत्त। क्या हो जाता है, आणविक जाति वृत्त। तो आणविक जाति वृत्त का प्रयोग डीएनए विश्लेषण और प्रोटीन संरचना के आधार पर जीवों के बीच आनुवंशिक रिश्तों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा
यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर एक आ रहा है अपने जीन्स का आधा हिस्सा, या बी अपने जीन्स का तीन चौथा हिस्सा, सी सभी जीन्स से, या पी डी अपने जीन का एक चौथा हिस्सा। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको पता होना कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। क्या होता है? अपने जीन्स का आधा हिस्सा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र जो है किससे संबंधित है? गुणसूत्र किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो गुणसूत्र किससे संबंधित है? श्वसन से, स्वांगीकरण से, अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, या पोषण से? तो आप लोग पता चला कि गुणसूत्र किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। क्या होता है? अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है गुणसूत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड जुड़े होते हैं? उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोमियर। क्या हो जाता है? सेंट्रोमियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है जो क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिड जुड़े होता है कहाँ, तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। ठीक है, क्या नाम है? सेंट्रोमियर। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 29वां प्रश्न कर रहा है मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज, गोल फली, हरी फली, या गोल बीज? गोल बीज तो होगा, हरी फली भी होगा, ठीक है, गोल फली होगा, लेकिन इसका झुर्रीदार बीज नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 29 नंबर का आंसर? तो ऑप्शन नंबर एक, झुर्रीदार बीज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न आज के लिए लास्ट प्रश्न है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना उगाना कहा जाता है। तो कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, टिश्यू कल्चर। क्या कहता है? तो टिश्यू कल्चर इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और ध्यान देते रहिएगा पढ़ाई पर, क्योंकि अब ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, जो डेट दे दिया गया है कि 3 अगस्त से लगभग 21 अगस्त तक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए आज को यहीं विराम देते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।